नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गौतम अडानी का सत्य अगर विजयी नहीं होगा तो इस देश में किसका होगा? बल्कि उनका सत्य विजयी ना हो यह सत्य का अपमान माना जाएगा। अपने अपने जीवन में सत्य की हार से मायूस असंख्य भारतीयों के लिए भी यह राहत की खबर है कि कम से कम गौतम अडानी का सत्य तो विजयी हो रहा है। हम आज के एपिसोड में अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले, इसी पर द हिंदू के संपादकीय और इसी अखबार में छपे प्रसेनजीत बोस के लेख पर चर्चा करेंगे। आखिर क्यों हिंदू अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सेबी को उसकी करतूतों से बचाता है। पिछले एक साल में हमने अडानी मसले को लेकर कई सारे वीडियो किए हैं। याद रहे, केवल हिंडनबर्ग की रिसर्च की रिपोर्ट नहीं आई थी, उसके बाद लगातार पूरे साल फाइनेंशियल टाइम्स, वायर, ओसीसीआरपी सहित देश विदेश के कई मीडिया संस्थानों ने अडानी समूह में निवेश और कई सवालों को लेकर खोजी रिपोर्ट प्रकाशित की है। इन सभी की रिपोर्ट के आधार पर हमने हिंदी के दर्शकों के लिए कई वीडियो बनाए हैं, क्योंकि हिंदी के अखबारों में विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी जाती है। आप उन्हें फिर से देख सकते हैं ताकि पता चले कि सवाल किस तरह के उठे थे और जवाब दिए गए हैं या नहीं। यह याद रखना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले की जांच उसकी निगरानी में एसआईटी या सीबीआई से कराने की याचिका खारिज कर दी, बल्कि केंद्र को निर्देश दिया है कि हिंडनबर्ग रिसर्च के शॉर्ट पोजीशन से भारतीय निवेशकों को जो नुकसान हुआ है इसकी जांच हो। याद रखिएगा, केवल भारतीय निवेशकों के नुकसान की बात है। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब गौतम अडानी ने भी कहा था कि हिंडनबर्ग के खिलाफ मुकदमा करेंगे, और हिंडनबर्ग ने कहा कि आप अमेरिका आ जाइए, मुकदमा कीजिए। ऐसा कोई केस हुआ है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अब केंद्र सरकार हिंडनबर्ग रिसर्च पर क्या जांच करती है उसका इंतजार आप कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने 4 याचिकाएं थीं। चारों को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सेबी ने विस्तृत जांच की है। इस अदालत के सामने जो साक्ष्य पेश किए गए हैं उससे नहीं लगता कि किसी तरह के नियमों का उल्लंघन हुआ है। हमने शब्दशः अनुवाद नहीं किया है, मगर कहने का यही सार समझ आया कि सेबी गहन जांच कर चुकी है और किसी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया है। पर हमारी नजर इस बात पर गई कि अदालत के सामने जो भी साक्ष्य हैं उससे पहली नजर में वह संतुष्ट प्रतीत होती है कि कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर ऐसा है तो सेबी की जांच रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक की जा सकती है? आपको याद होगा कि जस्टिस लोया की मौत और रफाल के मामले में बंद लिफाफे में ही सरकार ने कोर्ट के सामने अपने साक्ष्य रखे थे और सरकार को क्लीन चिट दे दिया गया। रफाल मामले में फ्रांस से हाल ही में खबर आई कि भारत सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही है। जो मामला यहां कब का रफा दफा कर दिया गया, फ्रांस में उसकी जांच अभी तक चल रही है। तो बात बंद लिफाफे की कर रहा हूं। जब जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने बंद लिफाफे का एक ऐसा ही मामला सामने आया तब उन्होंने बहुत कड़ी टिप्पणी की। यह मामला था केरला के न्यूज चैनल मीडिया वन का और वन रैंक वन पेंशन का। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट में वन रैंक वन पेंशन के केस में अरियर के आवंटन पर सुनवाई चल रही थी। बेंच की अगुवाई चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कर रहे थे। सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने बंद लिफाफे में जानकारी दी, मगर जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने लिफाफे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आदेश दे दिया कि जानकारी को काउंसिल और एक्स सर्विसमैन के साथ भी साझा कीजिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं बंद लिफाफों के विरुद्ध हूं, क्योंकि होता यह है कि हम वो देखते हैं जो वो नहीं देखते और हम उन्हें जानकारी दिखाए बिना ही फैसला कर देते हैं। यह कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ है। बल्कि अप्रैल 2023 में केरला के न्यूज चैनल मीडिया वन पर प्रतिबंध के मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने एक बात कही। अपने फैसले में उन्होंने बंद लिफाफे के मुद्दे पर विस्तार से लिखा, इस प्रथा को रोकने के लिए कुछ सुझाव दिए और कहा कि किसी केस में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों का शामिल होना केवल इसी वजह से राज्य की जवाबदेही समाप्त नहीं हो जाती कि वह सबके साथ निष्पक्ष रूप से व्यवहार करे। बेंच ने कहा कि जांच एजेंसियों की रिपोर्ट व्यक्तियों या
इकाइयों के जीवन, स्वतंत्रता और रोजगार को प्रभावित करती है। ऐसी रिपोर्ट को डिस्क्लोजर से पूरी तरह से छूट दिया जाना एक पारदर्शी या जवाबदेही सिस्टम के प्रतिकूल है, यानी सील बंद लिफाफे में जानकारी नहीं स्वीकार की जानी चाहिए। मीडिया वन के मामले में कोर्ट ने बंद लिफाफे की समीक्षा कर कहा कि सरकार का बैन करने का फैसला सही नहीं था। इसी बंद लिफाफे के आधार पर केरला हाई कोर्ट ने मीडिया वन पर बैन कायम रखा। उस बंद लिफाफे की जानकारी मीडिया वन को भी नहीं, जिसके चैनल को बंद किया जा रहा था उसे ही पता नहीं कि लिफाफे में क्या है। चीफ जस्टिस बंद लिफाफों के बहुत खिलाफ है। हमने इसकी याद इसलिए दिलाई ताकि हम उम्मीद कर सकें कि एक दिन सेबी की तमाम रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जाएगी, जिससे अदालत प्रथम दृष्टया में संतुष्ट प्रतीत होती है। अगर अभी तक जिस हिस्से से भी संतुष्ट है, क्या उसे सार्वजनिक किया जा सकता है? क्योंकि गौतम अडानी इसे सत्य की जीत बता रहे हैं, उनके लिए एक तरह से जीत हो गई है, तब क्यों ना अभी ही जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के बारे में सोचा जाए। वैसे भी चीफ जस्टिस सील बंद लिफाफे के सख्त खिलाफ हैं। क्या मेरा सवाल सही है? इसका फैसला मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे पास शेक्सपियर के गांव से निकलने वाली अंग्रेजी के शब्दों में लिपटी हुई कानूनी नजरिए की इतनी समृद्ध व्यापकता कैसे हो सकती है, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता के सपने स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ मोहल्ले के किसी कोने में सुबह शाम दोपहर गिल्ली डंडा खेलते रहते हैं। गिल्ली को आप नागरिक स्वतंत्रता के रूप में देखिए और डंडे को न्यायपालिका के रूप में, उसकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता के रूप में। कब उसके डंडे से यह स्वतंत्रता मैदान के बाहर कर दी जाएगी, इसका पता लगाने के लिए इतिहास में अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। मैं एक आम भारतीय की तरह अपनी मामूली हिंदी के शब्दों के सहारे सवाल कर रहा हूं कि जब बंद लिफाफे की संस्कृति ठीक नहीं है, तब भी मई 2023 में अडानी मामले में 6 सदस्यों की रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में पेश किया गया। आप उस समय की मीडिया रिपोर्टिंग देख लीजिए। हिंदू अखबार में प्रसेनजीत बोस ने लिखा है कि सेबी की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। जाहिर है इसी कारण से सार्वजनिक भी नहीं है। तब कैसे कहा जा सकता है कि जांच ठीक है? सेबी से जांच के सवाल पर विपक्ष का एक स्टैंड है। विपक्ष स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग कर रहा है, संसदीय समिति से जांच की मांग कर रहा है। दोनों ही मांगे नहीं मानी गई। अडानी मामले में सेबी ने 24 में से 22 मामलों पर जांच पूरी कर ली है। अब तक की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अगस्त में दी जा चुकी है। प्रसेनजीत बोस लिखते हैं कि ये सभी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई हैं। क्या बाकी बची 2 जांच पूरी होने के बाद इन्हें सार्वजनिक किया जाएगा? हिंदी में प्रसेनजीत बोस ने सवाल किया है कि जब तक सेबी की जांच को सार्वजनिक कर उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है, कोई इस बात का फैसला कैसे कर सकता है कि सेबी से चूक हुई या नहीं हुई? वे लिखते हैं कि कोर्ट के फैसले ने सेबी की स्टेटस रिपोर्ट को फेस वैल्यू पर स्वीकार कर लिया। रिपोर्ट की जानकारी की समीक्षा के बिना ना ही याचिकाकर्ताओं को यह रिपोर्ट दिखाई गई और ना ही कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने इनकी जांच की। उम्मीद है आप मेरी वो बात याद कर रहे होंगे जो मैंने सील बंद लिफाफे के संदर्भ में आपको याद दिलाई। प्रसेनजीत बोस लिखते हैं कि अब तक सेबी की पड़ताल की गहनता से जांच नहीं हुई है। फरवरी 2023 में जब कोर्ट ने सरकार से हिंडनबर्ग मामले के लिए गठित की जाने वाली कमेटी में शामिल करने के लिए नामों के सुझाव मांगे, तब सरकार ने नाम सीलबंद लिफाफे में दिए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने सरकार के लिफाफे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और अपनी तरफ से कमेटी का चयन किया। वो ऑर्डर पढ़ने के बाद ये साफ है कि ये ऑर्डर में सिर्फ सेबी के बारे में क्लीन चिट दिया गया है और सेबी का जो इन्वेस्टिगेशन है उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि और कोई एजेंसी यानी सीबीआई या कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम, इनका कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। सेबी का इन्वेस्टिगेशन काफी है। इसमें अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का कोई क्लीन चिट जो है नहीं दिया गया है। ये जो 22 कंप्लीटेड जो इन्वेस्टिगेशन है
उसमें जो है काफी गंभीर सब आरोप है जिसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है। उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर 5 इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। उसमें जो शेयर का प्राइस है उस प्राइस को मैनिपुलेट करने का जो आरोप है उसके ऊपर जो है रिपोर्ट है। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात यह है कि ये रिपोर्ट तो कंप्लीट हुआ है, लेकिन आज तक इस रिपोर्ट में, इन 22 रिपोर्ट में क्या है ये सेबी ने किसी को नहीं बताया है, और इसका ऊपर क्या एक्शन हुआ है वो भी अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है, कोई एक्शन अभी तक हुआ नहीं है। तो ये सवाल जरूर उठता है ये सुप्रीम कोर्ट राय के ऊपर कि इसको अगर सेबी दबा के रखता है इस रिपोर्ट को, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को, तो अगर इन्वेस्टिगेशन का क्या नतीजा हुआ वो अगर किसी को पता नहीं चला तो कैसे जो है सेबी को क्लीन चिट दिया जा सकता है। प्रसेनजीत बोस के लेख को पूरा का पूरा यहां पेश करना संभव नहीं है। द हिंदू में आप उनके लेख को पूरा पढ़िए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा में शायद यह पहला ऐसा लेख है जिसमें व्यवस्थित और विस्तृत तरीके से सवाल उठाए गए हैं। बाकी आप फैसले के अगले दिन, क्या अंग्रेजी क्या हिंदी, किसी भी अखबार को उठाकर देखिए, अदानी को क्लीन चिट मिली है, उनका सत्य जीत गया है, इसकी खबर पहले पन्ने पर बिना बारिश के झूम रही है। इन खबरों को पढ़ते हुए आपको व्हेन मरिम्बा रिदम्स स्टार्ट टू प्ले, डांस विथ मी, मेक मी स्वे, डेन मार्टिन का गाना इन दिनों भारत के अखबारों पर झूमता नजर आएगा। YouTube पर जाकर इस गाने को सुनिए। प्रसेनजीत बोस के लेख में फैसले को लेकर डांस की घोर कमी नजर आती है, अलबत्ता सवाल ही सवाल भरे हुए हैं। प्रसेनजीत बोस याद दिलाते हैं कि कोर्ट द्वारा गठित इस एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट में यह निकल कर आया कि जिन 13 विदेशी कंपनियों की अदानी समूह में बड़ी शेयर होल्डिंग थी, सेबी उनकी जांच कर रही थी, लेकिन खुद एक्सपर्ट पैनल ने लिखा कि जांच एक जगह जाकर फंस गई, हैज हिट अ वॉल। कारण बताया गया कि सेबी अगर इन इकाइयों के अंतिम लाभार्थी तक पहुंचना चाहे तो वो एक ऐसा सफर होगा जिसकी कोई मंजिल नहीं होगी। यानी अदानी समूह में पैसा लगाकर पैसा बनाने वाला विदेशी अंतिम लाभार्थी कौन है, इसका पता लगाना असंभव सा है। अब हम प्रसेनजीत बोस का लंबा बयान लगा रहे हैं ताकि समझ में आ सके कि हिंदू के अपने लेख में उन्होंने क्या क्या सवाल उठाए हैं। मगर उससे पहले यह बताना चाहेंगे कि जब भी मीडिया में अदानी समूह में निवेश और विदेशी मालिकों को लेकर सवाल उठे हैं, अदानी समूह ने उन सभी आरोपों का खंडन किया है और यही कहा है कि उनके समूह को बदनाम करने का मीडिया में अभियान चल रहा है। इन प्रश्नों का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। अदानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन जो है किया था, जिस एक्सपर्ट कमेटी के सामने सेबी भी जाके अपना पक्ष जो है रखा था, और उन तमाम चीज़ों के बाद एक्सपर्ट कमेटी एक लंबा चौड़ा रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को जमा किया था, जो पब्लिक डोमेन में भी आया। उस रिपोर्ट में बहुत सारे जो इस मामले के तहत जो तथ्य है वो सामने आया कि पहला चीज तो ये कि सेबी अक्टूबर 2020 से, यानी करीब 3 साल से भी ज्यादा समय से इस मामले में, यानी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज और 13 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, यानी 13 कंपनी ऐसे जो विदेशी निवेशक है वो जो अदानी के ग्रुप में स्टॉक में इन्वेस्ट किया, ऐसे 13 कंपनीज को जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है पिछले 3 साल से। तो उस इन्वेस्टिगेशन में जो हुआ कि वो इन्वेस्टिगेशन में सेबी का ही ये शक था कि ये 13 कंपनी जो है ये और कोई कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, निवेश नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अदानी के कंपनी में ही ये लोग जो है निवेश कर रहे हैं। तो इसी पे सेबी का ही शक हुआ और इस कंपनी का मालिक कौन है ये जानने का कोशिश जो है वो सेबी ने किया। लेकिन इन तमाम जो 13 कंपनीज है इनका मालिक जो है उनका नाम साफ तरीके से सामने नहीं आया, अभी तक नहीं आया। और वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि ये तमाम कंपनी ऐसे ऐसे देश में जैसे मॉरिशस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और इस तरीके का जिसको टैक्स हेवन कहते हैं, यानी ऐसे देश है
जो छोटे छोटे देश है और इन देशों से कंपनी चलाने में ना आपको मालिकों का नाम ठीक से देना पड़ता है और ना ही आपको कोई टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसे टैक्स हेवन में जो भी कंपनी होता है उसको शक के निगाहों से ही देखना चाहिए। तो सेबी ने भी इसको शक के निगाहों से ही देखा है और इन कंपनियों का नाम जानने का कोशिश किया। लेकिन ये तमाम जो छोटे छोटे देशों में इन कंपनी है, इन देशों ने अभी तक इन कंपनियों का मालिकों का नाम वो सेबी को जो है नहीं बताया। तो इस पे सेबी कहता रहा कि इसका हम कोशिश कर रहे हैं इनका नाम जानने का, और वो सीबीआई और सीबीडीटी यानी हमारा जो टैक्स डिपार्टमेंट है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इनके पास भी सेबी गया। तो इन्होंने बोला कि आप पहले एक केस रजिस्टर कीजिए, तभी हम जो है अपना इन्वेस्टिगेशन इस पे चालू कर सकते हैं। सेबी का ये कहना था कि हम पहले ये नाम पता करने का कोशिश करेंगे तभी हम केस जो है कर पाएंगे। तो एक्सपर्ट कमेटी बोला कि ये अंडा पहले या मुर्गा पहले, ऐसा एक बात हो गया है कि मालिकों का नाम जब तक पता सेबी को नहीं चल रहा है तब तक वो केस नहीं कर पा रहा है, लेकिन मालिकों का नाम कौन क्या है वो इनको इन देशों, बाहर के देशों से पता जो है नहीं चल रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन आगे कैसे जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण एक बात जो है एक्सपर्ट कमेटी ने कहा था, और वही हुआ है। आज तक जो है सेबी को ये नाम जो है नहीं मिला। लेकिन इसी के दौर में हिंडनबर्ग जो है 2023 यानी एक साल पहले ये रिपोर्ट लाया और बोला कि जो जो कंपनीज के बारे में हिंडनबर्ग जो आरोप लगाया उसमें सेबी का जो ये 13 शक किया हुआ जो कंपनीज है उसका नाम भी था। और हिंडनबर्ग बोला कि ये सबका मालिक विनोद अदानी है, जो अदानी का प्रोमोटर ग्रुप का मेंबर भी है, और इसी के तहत जो है अदानी ग्रुप बाहर से पैसा अपने कंपनी के शेयर में खुद जो है लगा रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण कानून है कि आप अगर कोई बड़ा कंपनी का मालिक है जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, तो उसका 75% से ज्यादा शेयर आप प्रोमोटर ग्रुप का नहीं रख सकते हैं। 25% आपको पब्लिक के लिए रखना पड़ेगा। तो वो पब्लिक के नाम पे जो 25% शेयर रखने की बात है कंपनी का, अदानी ग्रुप का ढेर सारे कंपनीज ऐसे हैं जिसमें अदानी ग्रुप विनोद अदानी के तहत ही जो है अपने कंपनी के शेयर में पब्लिक के नाम पे पैसा जो है रखा गया। ये आरोप हिंडनबर्ग ने लगाया। और उसके बाद में ओसीसीआरपी का जो एक इन्वेस्टिगेशन था, उन्होंने भी ये विनोद अदानी का जो है नाम लिया। उसके साथ में एक चांगचुंग लिंग बोल के एक ताइवान का बिजनेसमैन है, एक नासिर अली शुमान अली बोल के दुबई का बिजनेसमैन है, इनका भी नाम लिया और बोले कि ये सभी जो विनोद अदानी के जो है ये लोग पार्टनर्स हैं और विनोद अदानी इन लोगों के नाम पे कंपनियां चला रहे हैं, और यही कंपनियां जो है वो अदानी के शेयर्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स के तहत जो है इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये ओसीसीआरपी और उससे पहले हिंडनबर्ग जो है ये नाम उजागर कर दिया। लेकिन सेबी अभी भी बोल रहा है कि ये सारे कोई सबूत नहीं है, ये एविडेंस नहीं है, क्योंकि हमको इन बाहर के देशों से जो है नाम बताया अभी तक नहीं गया है, और जब तक हमको बाहर के देशों से ये नाम नहीं पता चलेगा तब तक हम किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को भी सेबी बोल रहे हैं कि हम अभी भी इंतजार में हैं कि कब जो है बाहर के देशों से हमको इनका असली मालिक का नाम पता चलेगा। तो ये एक अजीब विडंबना है, क्योंकि वो कंपनी किसके है वो दो अलग अलग हिंडनबर्ग और ओसीसीआरपी वो बता दिए, लेकिन उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का राय है वो दुखद स्थिति ये है कि हिंडनबर्ग और ओसीसीआरपी का जो सबूत उन्होंने रखा उसको सुप्रीम कोर्ट ने आरोप बताया और बोला कि ये आरोप है, इससे कुछ साबित नहीं होता, और सेबी के इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही जो है सुप्रीम कोर्ट बोला आस्था रखने के लिए। लेकिन बात यह है कि अगर वो देश सेबी को कभी भी उसका मालिक का नाम नहीं देगा तो ये इन्वेस्टिगेशन से कुछ पता जो है नहीं चलेगा। यही एक्सपर्ट कमेटी शुरू से ही बोला था कि ये एक जर्नी विदाउट अ डेस्टिनेशन होने का संभावना है। तो इस प्रॉब्लम को तभी सॉल्व किया जा सकता था
जब सेबी का अभी जो इन्वेस्टिगेशन में जो वो रुक गया है कि उसको नाम पता नहीं चल रहा है, तो वो नाम पता चलने का, अगर वो देश से टैक्स हेवन से उसको नाम नहीं पता चलता है तो और कुछ तरीके से जो है नाम पता करना पड़ेगा। वो तरीका क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो बताया नहीं, लेकिन वो सेबी को जो है क्लीन चिट दे दी। एक आम दर्शक के लिए इन बातों को समझना मुश्किल होता है, हम पत्रकार भी नहीं समझ पाते, मगर कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जो सेबी के नियमों को जानते हैं, कवर करते हैं, कॉरपोरेट के दस्तावेजों को पढ़ना जानते हैं, उनके बस की बात है। जैसे आप इस तरह से समझिए, हर कोई जमीन का दस्तावेज नहीं पढ़ सकता, समझ ही नहीं सकता, मगर कुछ लोग होते हैं जो दस्तावेज देखते ही समझ जाते हैं। इसलिए जीत हो गई का ढोलक बजने लगता है। किसको समझ आ रहा है कि यह जीत कैसे हुई भी है या नहीं हुई है? तो प्रसेनजीत बोस ने सवाल किया है कि अदानी समूह में अंतिम लाभार्थी कौन है, इसका पता लगाना संभव नहीं, क्योंकि अंतिम लाभार्थी तक पहुंचने के लिए यह जरूरी था कि सेबी प्रथम दृष्टया आधार पर एक केस बनाए, जिसके बाद सीबीडीटी और ईडी आगे जाकर जांच करे। लेकिन एफपीआई के नियमों में बदलाव करने के बाद से सेबी की ऐसा कर पाने की शक्तियां खत्म हो गईं। आप जून 2023 की यह खबर देखिए। सेबी ने अपने बोर्ड मीटिंग में फैसला किया कि एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के नियमों को मजबूत बनाएंगे। इनमें निवेशकों की जानकारी मांगी जाएगी। यह बैठक क्यों हुई थी, क्या आपको पता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक्सपर्ट पैनल ने कहा था कि एफपीआई के नियम इतने कमजोर हैं कि 13 लाभार्थियों का पता ही नहीं चलेगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के पैनल की रिपोर्ट के बाद लिया गया। कांग्रेस पहले से सवाल कर रही थी, क्यों सेबी के नियमों को कमजोर किया गया? क्या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा हुआ? आप इस वीडियो को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में उस लाभार्थी के घर पहुंच गए जिसे एक दिन पहले उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिला। सरकार अपने लाभार्थी का पता कितनी जल्दी लगा लेती है, मगर अदानी समूह में 13 लाभार्थी कौन हैं, इसका पता नहीं चल रहा। क्या इस सवाल का जवाब आ गया है, जिसे लेकर गौतम अदानी सत्यमेव जयते का पाठ कर रहे हैं? बात यह है कि प्रधानमंत्री को एक एक लाभार्थी का पता है, उनकी योजनाओं का, सारे लाभार्थियों को जमा कर वे बैठ के करते रहते हैं। मगर अदानी मामले में विदेशी फंड, विदेशी निवेशक से जुड़े सवालों के लाभार्थियों के जवाब ही नहीं मिल रहे। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने कोर्ट के फैसले पर बयान जारी करते हुए लिखा कि कोर्ट का फैसला सेबी के लिए अत्यधिक रूप से उदार रहा है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि कोर्ट ने जांच पूरी करने की डेडलाइन को, ध्यान से सुनिए, 14 अगस्त 2023 से बढ़ाकर 3 अप्रैल 2024 कर दिया। 10 दिन की देरी से सेबी द्वारा 24 में से दाखिल की गई 22 रिपोर्ट पर कोर्ट ने कहा कि यह देरी मामूली थी और जानबूझकर की गई नहीं लगती है, क्योंकि मामला ही जटिल था और विदेशी जांच एजेंसियों को शामिल किया गया था। लेकिन सच तो यही है कि अभी तक जांच पूरी नहीं हुई, तभी तो कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया है। जयराम रमेश लिखते हैं कि यह ध्यान देने योग्य है कि सेबी ने कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी के कहने के 10 महीने बाद भी जांच पूरी नहीं की। रमेश ने ओसीसीआरपी और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अदानी ग्रुप की गड़बड़ियों पर सेबी मेहरबान रही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट यह कहने में सही है कि न्यूज रिपोर्ट सेबी की तफ्तीश का विकल्प नहीं हो सकती, लेकिन यह चिंताजनक तो है कि मीडिया में एक के बाद एक एक्सपोजे हुए, पर्दाफाशी रिपोर्टें आईं और सेबी ने निरंतर डेडलाइन में विस्तार मांगा। सत्य कई मौतें मरता है जब वो सत्यमेव जयते का उद्घोष करते हैं, जिन्होंने पिछले दशक में सिस्टम का नाजायज फायदा उठाया है। कोर्ट के फैसले में कांग्रेस द्वारा पूछे गए 100 सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता है। इस स्कैम की तह तक पहुंचने के लिए संयुक्त संसदीय समिति से कम कुछ भी कारगर नहीं होगा। ये सभी पोस्टर जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लिए हैं। बात असल में केवल हिंडनबर्ग या ओसीसीआरपी की रिपोर्ट की नहीं है। बीते 1 साल में अदानी समूह के मामले में कई मीडिया संस्थानों
और वित्तीय मामलों के जानकार पत्रकारों ने बहुत सी रिपोर्ट छापी है। फाइनेंशियल टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, इंडियन एक्सप्रेस, वायर, फोर्ब्स, मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट, अल जजीरा, रिपोर्टर्स कलेक्टिव आदि ने कई कड़ियों में खोजी रिपोर्ट की और अपने दावों से पीछे हटने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कहा है कि वे अपनी रिपोर्ट पर कायम हैं। अक्सर इन संस्थाओं ने एक दूसरे की रिपोर्ट का निरीक्षण भी किया है और उनके दावों की पुष्टि की है। कोर्ट के सामने ये खबरें और इनके सवाल भी थे जिनका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। क्या कोल खदानों के आवंटन में अदानी के लिए नियमों में बदलाव हुआ? क्या भारत की रक्षा से जुड़े मामलों में अदानी की शेल कंपनियों का पैसा लगा? साइप्रस के नागरिक विनोद अदानी का अदानी समूह से क्या रिश्ता है, यह जवाब मिल गया। क्यों अदानी सेबी के प्रमुख से अक्टूबर 2022 में मिलने गए थे? क्यों सेबी की प्रमुख माधवी पुरी बुच ने महीनों तक अदानी मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की? विपक्ष की जेपीसी की मांग को क्यों ठुकराया जाता रहा? कोर्ट का फैसला बहुत से ऐसे सवालों पर अभी कोई जवाब नहीं दे पाया है। खैर, अदानी समूह ने इस फैसले को अपनी जीत के रूप में देखा है। अगर उनके सत्य की विजय हो गई है तब तो एक दिन उमर खालिद का भी सत्य विजयी हो सकता है। इसकी उम्मीद उमर खालिद को रखनी चाहिए कि इस देश में सत्य की जीत की सारी संभावनाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं। पिछले साल उमर खालिद की जमानत की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 10 बार ही तो टली। अदानी के सत्य की जीत हुई है, उमर खालिद के सत्य की भी होगी। केवल उमर की ही नहीं, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट को भी उम्मीद रखनी चाहिए कि जब तक अदानी के सत्य की जीत हो रही है, एक दिन बृजभूषण सिंह के सत्य की भी जीत होगी। उमर और साक्षी मलिक, विनेश फोगाट को भी अदानी के सत्य की जीत का जश्न मनाना चाहिए। बल्कि हरियाणा के नूंह में नफरत फैलाने वाले मामले में गिरफ्तार मोनू मनेसर को भी जमानत मिल गई है। अगर इस खबर से उमर खालिद को उम्मीद नहीं होती है तो मैं क्या कर सकता हूं? भीमा कोरेगांव केस या अन्य केस में भी 3-3 साल, 5-5 साल जेल में रहने के बाद कमजोर सबूतों या सबूत नहीं होने के कारण किसी को जमानत मिल जाती है। सत्य के इस महान विजय के लिए कुछ लोगों को 5-5 साल जेल में ही तो इंतजार करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल हाल ही में जब रिटायर हुए तब उन्होंने अपने इंटरव्यू में कुछ बातें कहीं। उनकी बातों से आप आज की न्यायपालिका में क्या हो रहा है थोड़ा सा झांक कर देख तो सकते ही हैं। जस्टिस कौल कहते हैं कि कमजोर विपक्ष भी एक समस्या है। लोगों को लगता है कि विपक्ष राजनीतिक रूप से सरकार को हैंडल नहीं कर पा रहा, तो कोर्ट से उम्मीद नहीं कर सकते कि वह सरकार को राजनीतिक रूप से हैंडल करे। ध्यान से सुनिए, न्यायपालिका को नजर तो रखनी चाहिए, लेकिन जस्टिस कौल का कहना था कि सरकार गलत कर रही है, अब कोर्ट को कुछ करना चाहिए। यह बात भी गलत है, लेकिन कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं करता कि वह विपक्ष का रोल अदा करे। मगर यह उम्मीद तो की ही जा सकती है कि सरकार गलत करती जा रही है, उसकी संस्थाएं पतन की तरफ जाती दिख रही हैं, तो कोर्ट को भी नजर आए। यहां सवाल कोर्ट से विपक्ष की भूमिका निभाने की कोई नहीं कर रहा। जनता को पता है कि विपक्ष किस हालत में है। लगातार ईडी और जांच एजेंसियां एक तरफा तरीके से विपक्ष के नेताओं को घेरे हुए हैं। मीडिया के पन्ने से विपक्ष को गायब कर दिया गया है। यह जो धारणा बनी है कि विपक्ष कुछ नहीं करता, यह कैसे बनी है? क्योंकि अखबारों में विपक्ष की गतिविधियों को लेकर कैसे छपता है, इसे आपको देखना चाहिए। छपता ही नहीं है। किसी रिटायर्ड जस्टिस को भी देखना चाहिए और कुछ कह देना चाहिए। सवाल है कि क्या न्यायपालिका अपनी जवाबदेही से बच रही है? सरकार से जुड़े कई मामले में उसके फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बात उनकी हो रही है। जस्टिस कौल चाहे तो आज के हिंदू अखबार का संपादकीय देख सकते हैं, जिसमें लिखा गया है कि न्यायपालिका सरकार चलाने लग जाए वो तो ठीक नहीं, लेकिन संयम के नाम पर जवाबदेही से बचने लगे वो और भी बुरा है। इस संपादकीय का टाइटल काफी सख्त है, शील्डिंग सेबी, मतलब यह फैसला सेबी को बचाता है। अंग्रेजी में जुडिशियल एब्स्टिनेंस का इस्तेमाल किया गया है। कहने का मतलब है कि इतना भी संयम ठीक नहीं। द हिंदू ने लिखा है कि अदानी मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूरी तरह से उन बुनियादी सवालों पर ही पर्दा डाल दिया है जिसे कोर्ट के ही बनाए गए एक्सपर्ट पैनल ने अपनी रिपोर्ट में उठाया था।
उस रिपोर्ट में एक्सपर्ट कमेटी ने कहा था कि यह मामला पूरी तरह से सेबी और कोर्ट के बीच का है। कोर्ट का फैसला निवेशकों को भी भरोसा नहीं दिलाता कि सेबी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उठाए गए सवालों की तह तक पहुंचेगी। सेबी की जांच के नतीजे क्या कहते हैं, इसके बारे में कोर्ट विस्तार से नहीं बताता है। बिना इसकी जानकारी दिए अदालत कह देती है कि सेबी ने 24 में से 22 जांच पूरी कर ली है, 2 की जांच बाकी है क्योंकि विदेशी नियामकों से जानकारी आनी है। यह बात समझ में आती है कि कोर्ट नीतिगत मामलों में दखल नहीं देना चाहता होगा, लेकिन कई महत्वपूर्ण सवालों को सेबी के आलस्य के भरोसे छोड़ देना भी ठीक नहीं है। ऐसा करते हुए न्यायपालिका अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश में नजर आती है, जबकि खुद कोर्ट ने अतीत में कई बार सेबी को फटकार लगाया है। कम से कम न्याय हो रहा है, यह भी तो दिखना चाहिए। हिंदू के संपादकीय और प्रसेनजीत बोस के लेख में सेबी की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल सेबी को लेकर हो रहे हैं। सत्यमेव जयते का उद्घोष गौतम अडानी कर रहे हैं। सोचने की बात है, आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच को एसआईटी को देने के विचार को इस तरह खारिज कर दिया। सेबी 2016 से इस मामले में लगी है, निकला क्या अब तक? यही कि सेबी के कानून इतने कमजोर कर दिए गए कि वो अंतिम लाभार्थी तक नहीं पहुंच सकती। विपक्ष ने पूरे साल जेपीसी की मांग की, उसका भी गठन तो नहीं हुआ। मई 2023 में सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि यह दावा बेबुनियाद है कि सेबी 2016 से अडानी की जांच कर रही है, लेकिन जुलाई 2021 में लोकसभा में महुआ मोइत्रा के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि सेबी अडानी समूह की कुछ कंपनियों की जांच कर रही है, साथ ही डीआरआई डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस भी कुछ इकाइयों की जांच कर रही है। ईडी कोई जांच नहीं कर रही। जून 2016 में ही सेबी ने अल्ब्यूला, क्रेस्टा और एपीएमएस फंड के कुछ अकाउंट को फ्रीज करने के आदेश दिए थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और उसके बाद आई कई अन्य खोजी रिपोर्ट में बताया गया कि अल्ब्यूला अडानी समूह की प्रॉक्सी कंपनी थी। क्रेस्टा के बारे में जानकारी सार्वजनिक है कि उसका 99% निवेश अडानी समूह में है। उस समय सेबी और सरकार के अलग अलग जवाबों को रेखांकित करते हुए जयराम रमेश ने 15 मई 2023 को ट्वीट किया और सवाल उठाया कि दोनों में से ज्यादा बुरा क्या है, संसद को गुमराह करना या फिर जब लाखों निवेशकों को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए धोखा दिया जा रहा है तब सोए रहना। तब वित्त मंत्रालय ने बाकायदा जयराम रमेश के सवाल को रीट्वीट कर कहा था कि वो जुलाई 2021 के अपने जवाब के साथ कायम है, जिसे सभी एजेंसियों से जानकारी प्राप्त करने के बाद जारी किया गया था। क्या वाकई सत्य की जीत हुई है, या जो सत्य नहीं है उसे सत्य घोषित किया जा रहा है? जस्टिस संजय किशन कौल ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हम अतीत को भूल जाते हैं। जब कार्यपालिका मजबूत होती है तब न्यायपालिका को थोड़ा बहुत धक्का देती है, पुश करती है। जस्टिस कौल या कोई भी मौजूदा दौर में न्यायपालिका की हालत पर क्यों नहीं बोलते हैं? अतीत की बात तो करते हैं। क्या इस समय बहुमत की सरकार के सामने न्यायपालिका को कोई भी पुश नहीं कर रहा है? न्यायपालिका स्वतंत्र और स्वायत्त है, इसे लेकर समीक्षक तो लिख रहे हैं। न्यायपालिका के भीतर से भी जवाब आना चाहिए, कम से कम रिटायर्ड हुए जस्टिस के जरिए भी, खासकर उन सवालों के संदर्भ में जिसे फली एस नरीमन जैसे न्यायविद ने 370 के फैसले को लेकर उठाया है। आप इंडियन एक्सप्रेस में उनके लेख को पढ़ सकते हैं। एक नागरिक के तौर पर हम सब यह होते हुए देखना चाहेंगे। भारत में ही नहीं, दुनिया भर में लोकतंत्र को लोहा तंत्र में बदलने की आशंका फैलती जा रही है। 20वीं सदी के इतिहास के पन्ने भी बताते हैं कि जब भी आशंका के बादल गहराते हैं, लोग अदालत की तरफ देखते हैं, केवल इंसाफ की उम्मीद में नहीं, इस उम्मीद में भी कि अदालत है भी या नहीं। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। अदालतों पर नियंत्रण को अलग अलग तरह से पढ़ा जाता रहा है, बताया जाता रहा है। कई बार कुछ एक फैसलों में झांक कर देखा जाता है, तो कई बार झांकने की जरूरत भी नहीं पड़ती, सब कुछ दिख जाता है। मुझे पता है ये टेक्निकल मामला है, फिर भी आप इस वीडियो को देखेंगे, धीरे धीरे समझेंगे तो बात समझ आएगी, मगर 20 साल बाद 100% समझ में आएगी। गौतम अडानी के सत्य की जीत हुई है। आपको घर घर ज्योति जलानी चाहिए। पत्रकारिता की रोशनी इस देश में
इस तरह से बुझ जाएगी कि किसी ने सोचा भी नहीं था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।